ये इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस बार तेनालीरामा ने अपने सूझबूझ से किस चीज का हल निकाला है। तो यहाँ कहानी स्टार्ट होती है, बताया जा रहा है कि ये एक समय की बात है जब विजयनगर एम्पायर दुनिया भर में अपनी ग्लोरी यानी शान, वेल्थ यानी दौलत और कल्चर अचीवमेंट यानी कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए रिनाउड यानी मशहूर था। और इस साम्राज्य पे बहुत सारे इलस्टोरियस यानी कि रिस्पेक्टेड और फेमस रूलर ने राज किया हुआ था, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा मशहूर थे किंग कृष्णदेव राय। उन्होंने 1509 से 1529 सी तक राज किया और एक वाइज एंड पावरफुल मोनार्क यानी सम्राट के रूप में वो जाने गए। उनका राज का समय हमेशा गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके राज के वक्त में आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर ये तीनों मिल करके बहुत ज्यादा फ्लोरिश किए, यानी बहुत आगे बढ़े थे। राजा कृष्णदेव राय एक ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग यानी वो शिक्षा और ज्ञान को बड़ा सपोर्ट करने वाले थे। वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक एमिनेंट पोएट, एक अच्छे पोएट भी थे। उनके लिखे गए कुछ फेमस वर्क थे जैसे तेलुगु एपिक अमुक्तमल्यदा और संस्कृत धर्म जमवती परिणयाम। आज भी इन्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ पढ़ा जाता है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि हुआ करते थे जिसे अष्ट दिग्गज कहते हैं। इसमें से 2 खास नाम थे, पहला अलसरणी पद्दना और दूसरा तेनाली रामा कृष्णा। सभी कवियों ने अपने रचनाओं के जरिए लिटरेरी ट्रेडिशन को समृद्ध बनाया। लिटरेरी ट्रेडिशन मतलब जो पोएम हम लोग देखते हैं ना, ये सब चीज। तेनाली रामा खास तौर पे अपने क्विक विट एंड ह्यूमर के लिए मशहूर थे, यानी बुद्धि और ह्यूमर मतलब होता है फनी होने के लिए। और इस वजह से इनको एक अलग ही जगह मिला था कोर्ट में यानी राजा के दरबार में, जहाँ पे वे एक पोएट भी थे और एक विट्टी एडवाइजर यानी जो एडवाइस करे राजा को किसी किसी चीजों पे, वो भी थे। उन्होंने कई इनसुरमेंटेबल यानी अनडिफीटेबल प्रॉब्लम को आसानी से सुलझा दिया। यदि ऐसा समस्या कोई आता हो जिसको लगता है कि इसका समाधान भी नहीं है, उसका भी वो समाधान निकाल देते हैं। आगे बताया हुआ है कि चाहे राजा कितना भी समझदार क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि वो कभी गलती करेगा ही नहीं। और ऐसा ही हुआ था राजा कृष्णदेव राय के साथ जब उन्होंने एक गलती कर दी थी। राजा कृष्णदेव राय अपनी पत्नी तिरुमलम्बल के साथ छोटी सी बात पर झगड़ा कर लिए थे। वो बात तो ट्राइबल यानी कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन बात धीरे धीरे बढ़ गई। अब देखो, यहाँ पर उनकी पत्नी को मैं रानी कह के बुलाऊंगा। तो राजा ने रानी से कुछ दिन तक एक शब्द भी नहीं बोला। वो पैलेस में यानी महल जाना ही छोड़ दिए जहां पर रानी रहती थी। एक तरह से मानो कि नफरत नहीं लेकिन फ्रस्ट्रेशन में थे, यानी गुस्से में थे। राजा की नॉन प्रेजेंस यानी राजा जो कि वहां पैलेस में नहीं जाते उस जगह पर, तो मानो कि वहां की रौनक ही चली गई थी। वहां फॉरलॉर्न यानी कि लोनलीनेस चारों तरफ छा गया था। रानी खुद भी बहुत ही डिस्ट्रॉट यानी कि अपसेट थी। उन्होंने कई बार बात सुलझाने की कोशिश की पर राजा नहीं माने। आखिर में एक ही रास्ता बचा था, वो था तेनालीरामा। तो रानी ने तेनालीरामा से मिलकर उन्हें पूरी बात बताई। रानी ने कहा कि राजा ने एक कविता लिखी थी। कविता में वेग एक्सप्रेशंस थे, यानी कि सूरज, चांद, तारे, इन सब की बात की जा रही थी, सुंदर आसमान। तो रानी को कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर राजा क्या बताना चाह रहे हैं। रानी आए कहती हैं कि राजा ने पूरी कविता सुनाई पर मैं थकी हुई थी। मैंने कुछ बार यौन यौन मतलब होता है जमाई लिया और वो समझ बैठे कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ। उस दिन से उन्होंने बात तक नहीं की है। अगर मुझे पता होता कि राजा ऐसे रिएक्ट करेंगे तो मैं कोई दूसरा दिन चुनती ये कविता सुनने के लिए। तो कहती हैं कि रामा मेरी मदद करो, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हो जो राजा को समझा सकते हो। तब तेनालीरामा ने थोड़ा सोच कर कहा कि योर हाइनेस मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी यानी प्लान चाहिए और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा, इसलिए आप अभी निश्चिंत रहिए। रानी ने प्रोफ्यूसली यानी बहुत लार्ज अमाउंट यानी बहुत पैसे उनको देकर के धन्यवाद किया, क्योंकि तेनालीरामा उनकी आखिरी उम्मीद थे। बताया जा रहा है कि अगले दिन रॉयल कोर्ट बर्स्टलिंग था, यानी बहुत ही बिजी विद एक्टिविटी, लोग काम अपना कर रहे थे। जैसे मिनिस्टर, स्कॉलर्स, कोर्टियर सब कोर्ट रूम में थे, यानी वहां पर दरबार में उपलब्ध थे। कोर्ट की इंट्रिकेटली क्रेव्ड पिलर्स यानी जो पिलर जिसके ऊपर सजावट बनी रहती है वो पूरा सीलिंग तक जा रही थी। सूरज की किरणें खिड़कियों से फ्लोर तक पहुंच रही थी। उस पूरे फ्लोर को ऐसी सुंदर डिजाइन से सजाया गया था। सब कुछ सज गया हुआ था, लेकिन राजा का मन अब भी उदास था और वो अपने ऑर्नेट यानी कि जो डेकोरेटेड थ्रोन है उस पर जाकर के बैठ जाते हैं। और उनकी आंखों में अब भी टेंशन था उस झगड़े को लेकर के जो रानी के साथ अभी भी उनका सॉल्व नहीं हुआ था। और वो झगड़ा उन्हें बहुत ही ग्रॉड ग्रॉड यहाँ पर मतलब वो बॉदर यानी परेशान कर रहा था। उस दिन कोर्ट का डिस्कशन था हाउ टू इम्प्रूव पैडी कल्टीवेशन। पैडी मतलब होता है धान या राइस को। तो एक एक करके मिनिस्टर अपने विचार रख रहे थे। किसी ने इरिगेशन नेटवर्क का आइडिया दिया कि हमें इरिगेशन में सुधार करना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं, मैन्योर हमें अच्छा चाहिए। वहीं एक कोने में तेनालीरामा चुपचाप अम्यूज्ड स्माइल यानी नॉर्मल स्माइल के साथ बैठकर सब कुछ देख रहे थे। तभी राजा ने बोला कि रामा तुम्हारे पास क्या आइडिया है, यानी अब रामा के बारी आ गया था।
तो तेनालीरामन ने एक प्लेट उठाई और कहा कि महाराज, मेरे पास एक नए टाइप का पैडी सीड है, अगर इन्हें बोया जाए तो इनका ईल्ड ईल्ड यानी यहाँ पे हुआ हार्वेस्ट, वो 3 गुना ज्यादा होगा। कोर्ट में मरमर छा गया, यानी सभी आसपास में एक दूसरे से बात करने लग गए। तभी एक मिनिस्टर ने सरकाजम यानी मौकरी हंसी उड़ाते हुए कहा कि मैजिक सीड लगते हैं, अगली बार ये कहेगा कि बिना पानी के उगते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है शायद मून से लाया है, और पूरा कोर्ट स्निकर्स यानी कि अपना हंसी दबा करके हंसी लगने लगा, यानी चुपके से हंसने लग जाते हैं। राजा नाराज हो गए थे, वो कहते हैं ये तो अपसर्ड है। अपसर्ड मतलब कि बेतुका है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। इतने अच्छे सीड बिना सॉइल मैन्योर ये कैसे उग सकते हैं? उस समय रामा अनफेज्ड यानी कि चिंतित नहीं थे और बोले कि महाराज, दिक्कत सीड्स में नहीं है, दिक्कत है उनमें जो इसे बोते हैं। अब एक पूरा हंस छा गया था कोर्ट रूम में। हंस मतलब होता है कि चुप्पी, शांति छा गई थी। राजा के आईब्रोज फॉरवर्ड यानी व्रिंकल्ड हो जाते हैं। व्रिंकल तभी होता है जब इंसान कुछ सोच रहा होता है। राजा जोर से पूछते हैं कि सीड बोने वाले में क्या दिक्कत है रामा? तो रामा ने पूरा कोर्ट में एक स्पेक्टिकल नजरों से देखा, यानी डाउटफुल नजरों से सभी से देखा, और उन्होंने कहा कि अगर कोई बीज बिना ध्यान के बोए या बार बार यौन करते रहे, यौन मतलब कि वो जमाई लेता रहे बीज बोते वक्त, तो क्या बीज सही से गिरेंगे? क्या उनका ग्रोथ प्रॉपर होगा? क्योंकि बीज को बोने अभी होता है, उसका एक तरीका होता है। तो बोलते हैं कि अगर कोई आदमी जमाई ले ले के बीज बोएगा तो वो तो सही से बो ही नहीं पाएगा, तो उसका ग्रोथ भी सही से नहीं होगा। अब ये सुन करके सभी लोग उस कोर्ट में, उस दरबार में हंसने लग जाते हैं, और राजा भी एक सेकंड के लिए यौन यानी जमाई कर दें, यानी जमाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे तेनालीरामा पूरे चीज को एक फनी वे में बताते हैं। रामा ने राजा को कीनली यानी इंटेंसली देखा और पूछा, यानी उनको तरफ देखते हुए बोलते कि महाराज, क्या कोई ऐसा है इस दुनिया में जो कभी भी यौन नहीं करता, यानी जमाई नहीं लेता? जमाई तो ब्रीथिंग जितना ही नेचुरल है, यानी इंसान जमाई ले सकता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसा ही। तभी राजा की एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। उन्हें याद आता है वो पल जिस समय वो रानी को कविता सुना रहे थे और रानी ने जमाई ले लिया था। फिर उस पर राजा ने रानी को बहुत जोर से डांट दिया था। वो सोचते हैं कि अगर ये बात उन्हें पहले पता होती कि जमाई लेना कोई डिसरिस्पेक्ट दिखाना नहीं होता है, यानी उस समय क्या लगा था कि राजा सोचते हैं कि रानी उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, इससे वो डांट देते हैं। तो सोचते हैं कि अगर ये बात उन्हें पहले पता होता तो शायद वो कभी भी उनको डांटते नहीं, और फिर उनका उससे मन रिग्रेट से भर जाता है। शाम होता है तो राजा रानी के पास जाता है, उनसे बोलते हैं कि रानी, मैं बेवकूफ था और मैं प्राइड के चक्कर में अंधा हो गया था, यानी बोलते हैं ना ब्लाइंड हो जाना प्राइड की वजह से, और मैं आप पर गुस्सा कर बैठा, प्लीज मुझे माफ कर दो। रानी मुस्कुरा करके बोलती हैं, अगर आप चाहो तो हम ये झगड़ा यहीं छोड़ सकते हैं, मैं खुशी से आपकी कविता सुनूंगी। इसके बाद तेनालीरामा की बात की गई है कि उन्होंने सभी ऑर्केस्ट्रा किए थे, यानी कि सभी चीज अरेंज किया था, वो भी खुश हो गए। फिर राजा रानी ने उन्हें वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए। फिर पूरे पैलेस में ब्रिम्ड यानी ओवरफ्लो हो गया जॉय एंड लाफ्टर, यानी खुशियां भर के। पहले क्या था कि राजा जब पैलेस में नहीं जा रहे थे रानी के पास, तो वही बताया जाता कि पूरा सुनसान हो गया था, लेकिन अब वापस से लाफ्टर जॉय आ गया था। तो ये था पूरा इस कहानी के अंदर। इसके अंदर तेनालीरामा की बताई गई थी कि कैसे सूझबूझ से वो एक समस्या का हल निकालते हैं।